बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा आज हम जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जीके का पेपर सॉल्व करेंगे। 15 दिसंबर 2024 को ये पेपर हुआ था और इसके जो क्वेश्चंस फ्लोट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर हम पेपर को डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वन पेपर के बारे में कि वन पेपर होता क्या है। हमारी डिटेल वीडियो भी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, तो मैं इसको दोबारा से जो है वो बता देता हूं क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर वन पेपर क्या है, वन पेपर का सिलेबस क्या है, वन पेपर की प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं। तो ये जो पीएमएस जीके का पेपर है ये एग्जैक्टली वन पेपर के पैटर्न पर ही होता है। पीएमएस के अंदर जो जीके का पेपर है ये एक पेपर है और ये सेम पेपर जो है वन पेपर में इसी तरह का पेपर जो है वो रिपीट होता है। अब जो वन पेपर होता है उसमें जस्ट 100 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज। इन टॉपिक से रेलेवेंट एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं 100 मार्क्स से और 0.25 इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो वन पेपर होता है ये मल्टीपल सीट्स के लिए होता है, जैसे असिस्टेंट की जॉब्स आ जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आ जाए, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आ जाए, जूनियर क्लर्क की जॉब आ जाए, इंटेलिजेंस ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, प्रोटोकॉल ऑफिसर और बहुत सारी जॉब्स हैं। जब ऐड आता है पेपर के अंदर तो आगे मेंशन होता है वन पेपर सिलेबस। तो वन पेपर सिलेबस जो है यही 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारे जो है वो मल्टीपल बैचेज चलते रहते हैं वन पेपर के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बैचेस कामयाबी से मुकम्मल हम कर चुके हैं और जो हमारा बैच होता है ये 2.5 मंथ्स, तकरीबन 2.5 माह का हमारा बैच होता है। हम इन तमाम सब्जेक्ट से रेलेवेंट कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, वन लाइनर प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेकअप और उसके बाद हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक जो है वो हम जो है इसके टेस्ट भी लेते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो ये हमारी बेटा कंप्लीट प्रिपरेशन होती है 2.5 माह की और इसकी जो टोटल फीस है वो सिर्फ 5000 है। हम जो है वो बाकी एकेडमियों की तरह पर मंथ या पर 15 डेज का पैकेज नहीं रखते। ये जो हमारी फुल एंड फाइनल फीस है 2.5 मंथ का सेशन है, कंप्लीट सेशन की फीस है, इसके अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं है। अगर अभी हमारा जो है ये 1 जनवरी से बैच हमारा स्टार्ट है, अगर आप हमारे बैच में आना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जिलादार की सीट्स आई हुई है, आप हमारी वीडियो देख भी चुके होंगे यूट्यूब के ऊपर उसकी। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या असिस्टेंट या डिप्टी डायरेक्टर की कोई जॉब आई है या असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई जॉब आई है जिसका सिलेबस वन पेपर है, तो 1 जनवरी से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप फौरन जो है उसको ज्वाइन करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं 0333260504 034244700091, इन नंबर्स के ऊपर आप जो है वो अमाउंट 5000 जैज कैश या इजी पैसा करके आप इन्हीं नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें तो आपको जो है वो पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रॉमिस्ड लैंड बुक इज रिटन बाय। प्रॉमिस्ड लैंड एक बुक है, किसने लिखी थी? तो जो प्रॉमिस्ड लैंड बुक है ये अमेरिका के साबिक सदर थे जिसका नाम था बराक ओबामा साहब ने ये बुक लिखी थी द प्रॉमिस्ड लैंड, और ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 17 नवंबर सन 2020 को। बराक ओबामा के बारे में थोड़ा सा और देख लें कि बराक ओबामा जो थे ये 44वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। 44वें प्रेसिडेंट थे और उनका जो टेन्योर थी वो 2009 से लेकर 2017 तक जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने टोटल 4 बुक्स लिखी हैं। एक बुक जो है इनकी द प्रॉमिस्ड लैंड है और उसके बाद जो है वो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये भी उनकी एक बुक है। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये भी इनकी बुक है। ऑफ द आई सिंग, ये भी इनकी बुक है। टोटल 4 बुक्स उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल बुक इज रिटन बाय, ये बड़ी मशहूर किताब है और ये किताब लिखी है स्टीफन कॉवे ने। स्टीफन कॉवे जो है इस बुक के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड ग्रो रिच इज रिटन बाय। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है ये लिखी है नेपोलियन हिल ने। इस पेपर के अंदर बेटा क्वेश्चन जो है ना वो बुक्स ऑथर के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि देखें इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी बुक इज ऑटोबायोग्राफी। ये जो इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी ये किताब है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है कि ऐसी बुक जो किसी शख्स ने अपने हालात जिंदगी पर खुद लिखी हो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं।
और ये बुक जो है वो अनवर सादात ने लिखी थी। अनवर सादात ये कौन थे? ये बेसिकली मिस्र के पॉलिटिशियन थे और मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने सर्व किया एज ए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और इनका जो टेन्योर है वो 1970 से लेकर 1981 तक था। फिर अनवर सादात को जो है वो कत्ल कर दिया गया था 6 अक्टूबर 1981 में, काहिरा में जो है इनको कत्ल कर दिया गया था। तो यह अनवर सादात के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम के अंदर आ सकती है। एक और बुक है जी, द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। ये किसने लिखी है? ये पहले भी एमसीक्यूज हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये बुक लिखी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला जो है बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं 10 मई 1994 से 16 जून 1999 तक, और इनको जो है वो मुख्तलिफ अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है वो 1993 में इनको मिला। फिर सोवियत का जो लेनिन प्राइज है वो इनको 1990 में मिला, और फिर भारत रत्न प्राइज जो है वो इंडिया ने इनको 1990 में दिया। तो ये यूनाइटेड स्टेट से भी जो है वो अटैच रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1947 इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट वाज बूस्टेड बाय। 1947 में जो यहूदी थे जो फलस्तीन के इलाके में आकर बसना स्टार्ट हुए, उन्होंने वहां पर आकर ज़मीनें खरीदी और फिर एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने वहां पर जो है वो एक तहरीक शुरू की कि हम यहाँ पर यहूदियों का एक अलग से एक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो फिर 29 नवंबर सन 1947 को जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होती है, रेजोल्यूशन नंबर 181। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक एक प्लान तरतीब दिया जाता है जिसमें जो फलस्तीन का इलाका है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो फलस्तीन अरब स्टेट को दे दिया जाता है जिसमें फलस्तीन नाम की एक अरब रियासत बना दी जाती है। दूसरे हिस्से में एक ज्यूइश स्टेट जिसको आज हम इसराइल के नाम से जानते हैं वो बना दी जाती है, और तीसरा जो है वो सिटी ऑफ यरूशलेम को जो है वो ऑटोनोमस कर दिया जाता है बिटवीन द 2 स्टेट्स इजराइल एंड फलस्तीन। फिर 1967 की वॉर होती है, अरब लीग 6 डेज वॉर। तकरीबन 5 जून से लेकर 10 जून तक ये जंग जारी रहती है, और इस जंग में फिर जो इजराइल है वो यरूशलेम के काफी बड़े हिस्से पर जो है वो कब्जा कर लेता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो गजा की पट्टी को, मगरबी किनारे को और गोलान हाइट्स को भी इन्वेड करके अच्छा खासा इलाका जो अपने मुल्क के अंदर शामिल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जेम्स चैडविक अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी। जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला था किसकी डिस्कवरी के लिए? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जी उन्होंने, जो कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल और सबसे हैवी पार्टिकल है, और 1932 में इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1935 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की फील्ड में इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड पाकिस्तानी टू 2025 इज गिवन टू अमजद साकिब। डॉक्टर अमजद साकिब साहब को ब्रेन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था। ये जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब है ये फाउंडर है अखवत फाउंडेशन है, जो कि फलाही काम करती है पाकिस्तान के अंदर। अखवत फाउंडेशन बड़ी फेमस फाउंडेशन है, उसके ये फाउंडर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टोन इज अ यूनिट ऑफ। स्टोन जो है ये इंपीरियल यूनिट सिस्टम में स्टोन जो है वो मैस का यूनिट है, या इसको समटाइम वेट का यूनिट भी कहा जाता है। द इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर स्टोन को जो है वो एज ए यूनिट कंसिडर किया जाता है, और एक स्टोन जो है वो तकरीबन 14 पाउंड्स के इक्वल होता है, 14 पाउंड्स के, और एक जो पाउंड है वो तकरीबन 453 ग्राम के बराबर होता है। 453 ग्राम के बराबर एक पाउंड होता है, और अगर इस तरह के 14 पाउंड मिला लिए जाएं तो ये एक स्टोन के बराबर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इब्ने इंशा वाज अवॉर्डेड प्रेसिडेंशियल अवार्ड बिकॉज ऑफ। इब्ने इंशा को क्यों दिया गया प्रेसिडेंशियल अवार्ड? वो बहुत मशहूर राइटर थे, पोइट भी थे और ट्रेवलॉग राइटर भी थे, सफरनामे भी लिखते थे वो। और इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें उर्दू की आखिरी किताब इनकी बड़ी मशहूर किताब है आपसे क्या पर्दा, ये बड़ी मशहूर किताब है इनकी। चलते हो तो चीन को चलिए, ये भी इनकी बड़ी मशहूर है, और ये सफरनामा है चलते हो तो चीन को चलिए। तो इसे जो इनको अवार्ड मिला था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इनको 1978 में अवार्ड दिया गया था, और ये जो है वो 1978 में ही इनकी डेथ हुई थी, लंदन के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो बड़े पाकिस्तान के बड़े फेमस जो है ये अदीब गुजरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बैटल ऑफ प्लासी इज फेमस फॉर, बैटल ऑफ प्लासी जो है ये 1757 में जंग हुई थी और ये जंग थी बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान। जो नवाब सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के हुक्मरान थे और जो लॉर्ड क्लाइव थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो उस वक्त सरबराह थे और इनके दरमियान जो है जंग हुई थी बंगाल के अंदर। और इस जंग में जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी। मीर जाफर, जिसका आज भी हम जिक्र करते हैं, मीर जाफर इसी जंग का एक मशहूर गद्दार किरदार है जिसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी और उस गद्दारी के नतीजे में उनको शिकस्त हुई थी 1757 में। और इस तरह बंगाल वो पहला सूबा था जिस पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हुकूमत कायम की थी। तो ये भी एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है कि बरसगीर का कौन सा सूबा है जिस पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत की, तो वो बंगाल था नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैरियोपोल इज अ सिटी ऑफ, मैरियोपोल जो सिटी है वो यूक्रेन का सिटी है। मैरियोपोल इज अ सिटी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का जो कैपिटल है इसका नाम है कीव। आजकल जो है वो रशिया यूक्रेन जंग भी लगी हुई है। प्रेसिडेंट इसका जो है वो यूक्रेन का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं डेनिस शेम्याल। डेनिस शेम्याल इनके प्राइम मिनिस्टर हैं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। कैपिटल इसका कीव है और ये यूक्रेन का सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, शर्लक होम्स वाज क्रिएटेड बाय, शर्लक होम ये एक जासूसी सीरीज है जिसको तहरीर किया है सर आर्थर कैनन डॉयल ने। और ये जो सर आर्थर कैनन डॉयल है ये बेसिकली स्कॉटलैंड के राइटर है, स्कॉटिश राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हौजीज इज अ रेबल ग्रुप ऑफ, हौजी जो है वो किसका रेबल ग्रुप है? हौजीज जो है वो यमन का रेबल ग्रुप है। आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे आप लोग, हौसी बागी के नाम से बड़ा एक मशहूर जो है वो न्यूज़ होती है जी, हौसी बागियों ने ये हमला कर दिया, हौसी बागियों के इतने बंदे मारे गए। तो ये यमन के अंदर एक रिबिलियन चल रही है जिसमें डेट इज़ बिटवीन द जो यमनी गवर्नमेंट है उसके दरमियान और जो हौसी बागी है उनके दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में यमन का मुल्क वाक़ है। सीरल रामाफोसा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और ये साउथ अफ्रीका के 5वें प्रेसिडेंट हैं और ये 2018 से स्टिल इनकी जो टर्म है वो कंटिन्यू है। रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, रोडेशिया जो है वो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। लीबिया अल्जेरिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लीबिया और अल्जेरिया दोनों मुस्लिम ममालिक हैं और ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के अंदर जो है ये वाक़ है, नॉर्थ अफ्रीका में ये आते हैं दोनों कंट्रीज। Among which countries does not have veto power? ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर बेसिकली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो कि सलामती काउंसिल के जो सिक्योरिटी काउंसिलर्स के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ये वीटो पावर हासिल है कि किसी भी मामले पर अगर इन 5 में से कोई एक मुल्क ना कर दे तो वो मामला जो है वो हल नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जो है वो यूके शामिल है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। ये 5 बड़े जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और इनको वीटो पावर हासिल है। जर्मनी को जो है इसमें वीटो पावर हासिल नहीं है। जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से जर्मनी एक ऐसा कंट्री था जिसको वीटो पावर हासिल नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको फिर 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When USSR disintegrated, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन जो है ये कब टूटा था? ये 26 दिसंबर 1991 को ये टूटा था और 15 आज़ाद रियासतें वजूद में आई थी। आपने सुनो आजकल सुनते हैं रियासत आज़रबाईजान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये जो सारी रियासतें हैं ये 1991 से पहले तुर्की का हिस्सा थी, रशिया का हिस्सा थी और इसको यूएसएसआर कहा जाता है। जब 1991 में एक कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान एंड रशिया, तो उस वक्त जो रशिया की इकॉनमी है उस जंग के नतीजे में नीचे बैठ गई और फिर उसमें से वो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुई। तो 15 जो आज़ाद रियासतें हैं वहाँ से वो निकली थी जिनको जो आज इंडिपेंडेंट कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एशियन हेडक्वार्टर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था और टोटल जो मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के वो 10 है। अरब लीग हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है जी? अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा में वाक़ है। काहिरा जो है वो मिस्र का दारुल हुकूमत है।
अरब लीग को स्टार्ट में जब बनाया गया था 22 मार्च 1945 को काहिरा में, तो इसके टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अभी जो है वो 22 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 22 ममालिक हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं और नॉर्थ अफ्रीका, जिसके अंदर अल्जीरिया और वो आते हैं 2 ममालिक, वो भी इसका हिस्सा है। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड इन, ईस्ट पाकिस्तान कब सेपरेट हुआ? ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 1971 में सेपरेट हुआ था, जब पाकिस्तान पर जो जनरल याहिया खान की गवर्नमेंट थी। 1970 के जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने कामयाबी हासिल की, मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने जो है कामयाबी हासिल की। अगर देखा जाए तो ज़्यादा सीट्स अवामी लीग की थी और राइट अवामी लीग का था गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन पॉलिटिकल हालात कुछ इस तरह के हुए कि गवर्नमेंट उनको नहीं बनाने दी गई, जिसके नतीजे में एक ऑपरेशन हुआ मशरकी पाकिस्तान में और उसको पब्लिक को क्रश करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में बगावत हो गई और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो महसूर हो गई मशरकी पाकिस्तान में। और फिर 90,000 कैदियों फौजियों ने वहाँ पर जो हथियार डाल दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त हुई और पाकिस्तान का जो मुल्क है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, जिस पर आज़ाद हुकूमत जो है शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में कायम हुई, और मगरबी पाकिस्तान से फिर पाकिस्तान बन गया उसका नाम, और इस पर जो है भुट्टो साहब ने जो है वो एक अपनी हुकूमत जो है वो कायम की। तो ये 1971 का जो है एक पस मंज़र है। फिर 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। शिमला एग्रीमेंट के तहत जो है वो दोनों मुल्कों ने ये तय किया कि अपने मसाइल जो है इंक्लूडिंग कश्मीर वो बाहमी रजामंदगी से हल करेंगे, और इस नतीजे में फिर जो है जितने भी कैदी जो इंडिया की कैद में थे उनको भी फिर मरहलावार उन्होंने आज़ाद करना स्टार्ट कर दिया। तो 1971 में 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हजरत जुल्करनैन इज मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ कुरान? तो इनका जिक्र जो है सूरा काफ में आता है। सूरा काफ जो है ये गार वालों की सूरत है, तो इसमें 3 अहम वाक़यात का जिक्र है। तो इसमें असाबे काफ का जिक्र है, जो 309 साल तक के गार में जाकर जिन्होंने पनाह ले ली थी, और फिर इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और फिर इसके अंदर जो है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जिक्र है, जिन्होंने याज मजूज से बचाने के लिए एक दीवार बनाई थी जो कि लोगों को तंग करते थे। फिर अल्लाह ने फिर ये भी बताया उसके अंदर कि क़यामत के नज़दीक याज मजूज जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो ये ज़मीन पर भी उतरेंगे। तो ये 3 वाक़या जो है सूरह काफ के अंदर इनका जिक्र होता है। ECO was established in, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई? 1985 में। किन्होंने इस्टेब्लिश की? ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 10 है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में वाक़ है। बुक 1984 इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, और इसको पब्लिश किया गया था जून 8, 1949। ये किताब बेसिकली पब्लिक को तरगीब दी गई है कि किसी भी गवर्नमेंट को आप फ्री हैंड नहीं दे सकते अगर आप अपने हकूक जो है वो हासिल करने हैं। तो अगर स्टेट को लामहदूद अख्तियार दे दिए जाएं तो फिर जो अवाम है उसके हकूक जो है सल्ब कर लिए जाते हैं। तो ये इस बुक का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, रिसेंटली विच कंट्री रिमूव्ड कॉलोनियल इरा क्रिमिनल कोड्स इन 2024? तो जो कॉलोनियल इरा है, जो प्री पार्टीशन 1947 के पहले के जो जालमाना क्रिमिनल कानून है उनको जो रिमूव किया गया है वो इंडिया से रिमूव किया गया है। ओलंपिक हेल्ड फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024 पेरिस में हुए हैं, और इसमें एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है। पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है जी, अरशद नदीम साहब ने, जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। BIN इज अ सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? BIN जो है वो इंडोनेशिया की सीक्रेट एजेंसी है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज अवार्ड ऑफ विच कंट्री? चढ़ते सूरज की सरजमीन किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, क्योंकि इंतहाई मशरक में वाक़ है और वहाँ से जो है वो सूरज आमतौर पर निकलता है, तो इसीलिए जापान को जो है चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। रूटर्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रूटर्स जो है वो इंग्लैंड की न्यूज़ एजेंसी है। शेंजन जो है वो चाइना की एक स्टेट है, और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिलिकॉन वैली विच इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये कायम की गई है। तो शेंजन जो है ये इसकी जो वजह शोहरत है वो इसकी सिलिकॉन वैली है। नाइपोन इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ विच कंट्री? नाइपोन जो है वो जापान की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, और नाइपोन जो है वो जापानीज एक पेंट कंपनी का भी नाम है। यूरोप इज ज्वाइंट टू नॉर्थ अमेरिका बाय विच ओशन? यूरोप जो है वो नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक ओशन के जरिए जुड़ा हुआ है। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, रिफ्रैक्टोमीटर बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को
मेजर करने के लिए यूज होता है, जो कि साइंटिफिक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो जो बेवरेजेस होते हैं या जो मशरूबात होते हैं उनमें से शुगर कंटेंट्स को मालूम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस हैज परसेंटेज ऑफ वाटर, ये इसमें बेसिकली जो ऑप्शन गिवन है वो तो 92% है, लेकिन 90 से 99% तक वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और साथ में इसके अंदर जो है वो कोई भी फ्लेवर भी आप ऐड कर सकते हैं, कोला फ्लेवर है, फंटा फ्लेवर है, कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आलमी जो माहौलियाती दिन किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मच एरिया ऑफ कश्मीर इज अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कंट्रोल में कितना कश्मीर है? तकरीबन 30% जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इंडिया वाले इसको इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं POK, और जो उधर वाला कश्मीर है वो उसको आज़ाद कहते हैं, हम उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये था जी पेपर PMS GK का। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।